द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है राज्यपाल। राज्यपाल के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है। एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल का निर्वाचन राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है और एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की अनुमति देता है। राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता। अनुच्छेद 155 के अनुसार उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए संवैधानिक अर्हताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, वह संबंधित राज्य का निवासी हो। केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है केवल 1 और 2। अनुच्छेद 157 केवल 2 और हताएं निर्धारित करता है। व्यक्ति भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता तथा संबंधित राज्य का निवासी होना राज्यपाल की नियुक्ति के लिए संवैधानिक अर्हताएं नहीं हैं। संसद के किसी वर्तमान सदस्य को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। उसकी संसदीय सीट का क्या होगा? वह राज्यपाल की शपथ लेने तक सीट बनाए रख सकता है। राज्यपाल का पद ग्रहण करने की तारीख से उसकी सीट रिक्त हो जाती है। उसकी सीट केवल 6 महीने बाद रिक्त होती है। राष्ट्रपति की अनुमति से वह सांसद और राज्यपाल दोनों पदों पर रह सकता है। सही उत्तर है राज्यपाल का पद ग्रहण करने की तारीख से उसकी सीट रिक्त हो जाती है। अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि किसी सदस्य को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राज्यपाल का पद ग्रहण करने की तारीख से उसकी सीट रिक्त मानी जाती है। कथन ए, संविधान राज्यपाल के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करता है। कारण आर, राज्यपाल को 5 वर्ष पूरे होने से पहले केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल के लिए पद ग्रहण करने की तारीख से सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करता है, किंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग की कोई प्रक्रिया नहीं है। राज्यपाल की शपथ के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये केवल राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। यह मुख्यमंत्री द्वारा दिलाई जाती है। ये राज्य पर अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। यह विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिलाई जाती है। सही उत्तर है ये राज्य पर अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल राज्य के संबंध में अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में और उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ या प्रतिज्ञान करता है। निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति नहीं है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सही उत्तर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति।
राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों तथा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत निर्धारित परामर्श प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाना, सदन या सदनों का सत्रावसान करना, विधानसभा को भंग करना, विधान परिषद को भंग करना। उपर्युक्त में से कौन राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों के अंतर्गत आते हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है केवल 1, 2 और 3। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल सदन या प्रत्येक सदन का सत्र बुलाता है, सदन या सदनों का सत्रावसान कर सकता है तथा विधानसभा को भंग कर सकता है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है और उसे भंग नहीं किया जाता। स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किसी साधारण राज्य विधेयक के संबंध में राज्यपाल की शक्ति का सही वर्णन कौन सा है? राज्यपाल केवल स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति रोक सकता है? राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, गैरधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। प्रत्येक राज्य विधेयक को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना होता है। सही उत्तर है राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, गैरधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 200 राज्य विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल के विकल्पों से संबंधित है। राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या संवैधानिक आवश्यकताओं के अधीन उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का सामान्यतः प्रयोग कब किया जा सकता है? केवल विधानसभा का सत्र चल रहा हो, आवश्यक सदन या सदनों का सत्र न चलने के कारण राज्य विधानमंडल कानून बनाने की स्थिति में न हो और तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अस्वीकार कर दे, दोनों सदनों का सत्र चलने पर भी मुख्यमंत्री अध्यादेश का अनुरोध करे। सही उत्तर है आवश्यक सदन या सदनों का सत्र न चलने के कारण राज्य विधानमंडल कानून बनाने की स्थिति में न हो और तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को तब अध्यादेश जारी करने की अनुमति देता है जब तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो और एक सदनीय राज्य में विधानसभा का सत्र न चल रहा हो अथवा द्विसदनीय राज्य में दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो। संवैधानिक सीमाओं के अधीन अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल के अधिनियम का होता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल, अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान आदि की शक्ति। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। चारों युग्म सही सुमेलित हैं। अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद, अनुच्छेद 155 नियुक्ति, अनुच्छेद 156 कार्यकाल और अनुच्छेद 161 उन विधियों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में राज्यपाल की क्षमादान संबंधी शक्तियों से जुड़ा है जिन विषयों तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति विस्तृत होती है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उन विधियों के विरुद्ध अपराधों तक विस्तृत होती है जो उन विषयों से संबंधित हैं जिन तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति विस्तृत है। राज्यपाल दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार प्रदान कर सकता है। राज्यपाल दंडादेश को निलंबित, परिहार या लघुकरण कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को उन विधियों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में जिन विषयों तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति विस्तृत है
दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार देने तथा दंडादेश को निलंबित, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बीच अंतर को निम्नलिखित में से कौन सबसे सटीक रूप से दर्शाता है? केवल राज्यपाल सभी सैन्य न्यायालय मामलों में क्षमादान दे सकता है। राष्ट्रपति की शक्ति स्पष्ट रूप से सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश तक विस्तृत है, जबकि अनुच्छेद 161 राज्यपाल को ऐसी शक्ति प्रदान नहीं करता। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति प्रत्येक दृष्टि से राष्ट्रपति से व्यापक है। दोनों की क्षमादान शक्तियों में कोई संवैधानिक अंतर नहीं है। सही उत्तर है राष्ट्रपति की शक्ति स्पष्ट रूप से सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश तक विस्तृत है, जबकि अनुच्छेद 161 राज्यपाल को ऐसी शक्ति प्रदान नहीं करता। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को उन मामलों में स्पष्ट रूप से शक्ति देता है जहां दंड या दंडादेश सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया हो। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के लिए सैन्य न्यायालय से संबंधित ऐसी समान शक्ति का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल सामान्यतः अपने कार्यों का प्रयोग किस प्रकार करता है? पूर्णतः व्यक्तिगत विवेक से। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर, सिवाय उन मामलों के जहां संविधान विवेक की अपेक्षा करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर। प्रत्येक मामले में राष्ट्रपति की सलाह पर। सही उत्तर है मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर, सिवाय उन मामलों के जहां संविधान विवेक की अपेक्षा करता है। अनुच्छेद 163 सामान्य नियम स्थापित करता है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देती है, सिवाय उन मामलों के जहां संविधान राज्यपाल से अपने विवेक से कार्य करने की अपेक्षा करता है। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में निम्नलिखित में से किस कार्य में राज्यपाल के विवेक की भूमिका हो सकती है? ऐसे व्यक्ति का मुख्यमंत्री के रूप में चयन करना जिसके सदन का विश्वास प्राप्त करने की संभावना हो। विधानमंडल के बिना राज्य बजट पारित करना। संविधान में संशोधन करना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। सही उत्तर है ऐसे व्यक्ति का मुख्यमंत्री के रूप में चयन करना जिसके सदन का विश्वास प्राप्त करने की संभावना हो। जब किसी दल या चुनाव पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, तब मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल को संवैधानिक विवेक का प्रयोग करना पड़ सकता है। नियुक्त मुख्यमंत्री को अंततः विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। कथन ए। राज्यपाल सामान्यतः ऐसी मंत्रिपरिषद को पदच्युत नहीं कर सकता जिसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त है। कारण आर। अनुच्छेद 164(2) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद का पद पर बने रहना विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 164(2) मंत्रिपरिषद को विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है, इसलिए बहुमत का समर्थन रखने वाली मंत्रिपरिषद को राज्यपाल सामान्यतः पदच्युत नहीं कर सकता। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। राज्यपाल स्वीकृति रोक सकता है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है केवल 1, 2 और 4। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है या उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया भी जा सकता है। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। यदि राज्यपाल द्वारा लौटाया गया कोई गैर धन विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के बाद पुनः पारित कर दिया जाता है, तो अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल
उसे बार बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा। उसे अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा। उसे सीधे सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है। सही उत्तर है उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा। अनुच्छेद 200 के परंतुक के अनुसार यदि लौटाया गया विधेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या बिना संशोधन के पुनः पारित करके राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा। अनुच्छेद 200 के तहत किस प्रकार के राज्य विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना आवश्यक है, यदि राज्यपाल की राय में वह उच्च न्यायालय की शक्तियों को इस सीमा तक कम करता है कि उसकी संवैधानिक स्थिति खतरे में पड़ जाए। केवल धन विधेयक, केवल संविधान संशोधन विधेयक, ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना आवश्यक है। केवल निजी सदस्य विधेयक। सही उत्तर है ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना आवश्यक है। अनुच्छेद 200 के अनुसार यदि राज्यपाल की राय में कोई विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को इस सीमा तक कम करता है कि संविधान द्वारा उच्च न्यायालय के लिए निर्धारित स्थिति खतरे में पड़ जाए, तो राज्यपाल को उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना होगा। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है? अध्यादेश वापस न लिए जाने तक अनिश्चितकाल तक लागू रह सकता है। राज्य विधानमंडल के पुनः संवेद होने के 6 सप्ताह बाद अध्यादेश प्रभावहीन हो जाता है, जब तक उसे विधायी रूप न दिया जाए। अलग अलग तिथियों पर सदनों के पुनः संवेद होने की स्थिति में संवैधानिक नियम लागू होता है। अध्यादेश के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अध्यादेश द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधित किया जा सकता है। सही उत्तर है राज्य विधानमंडल के पुनः संवेद होने के 6 सप्ताह बाद अध्यादेश प्रभावहीन हो जाता है, जब तक उसे विधायी रूप न दिया जाए। अलग अलग तिथियों पर सदनों के पुनः संवेद होने की स्थिति में संवैधानिक नियम लागू होता है। अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है और सामान्यतः उसके पुनः संवेद होने के 6 सप्ताह बाद वह प्रभावहीन हो जाता है। यदि दोनों सदन अलग अलग तिथियों पर पुनः संवेद होते हैं, तो 6 सप्ताह की अवधि बाद वाली तिथि से गिनी जाती है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 200 राज्य विधेयकों पर स्वीकृति। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। चारों युग्म सही सुमेलित हैं। ये अनुच्छेद राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के महत्वपूर्ण पहलुओं शपथ, क्षमादान, विधायी सत्र तथा राज्य विधेयकों पर स्वीकृति से संबंधित हैं। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल की सिफारिश के बिना राज्य विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्यपाल राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। राज्यपाल की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। तीनों कथन सही हैं। राज्य की वित्तीय प्रक्रिया में राज्यपाल की महत्वपूर्ण संवैधानिक भूमिका है। अनुच्छेद 202 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल के समक्ष रखवाया जाता है। अनुच्छेद 203 के तहत अनुदान की मांग के लिए राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक है और धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए भी राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक होती है। अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से क्या अपेक्षा कर सकता है? प्रत्येक राज्य विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय को भेजना। किसी मंत्री द्वारा तय किए गए किंतु मंत्रिपरिषद द्वारा विचार न किए गए विषय को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करना। विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाना। सही उत्तर है किसी मंत्री द्वारा तय किए गए किंतु मंत्रिपरिषद द्वारा विचार न किए गए विषय को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करना।
अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से यह अपेक्षा कर सकता है कि किसी मंत्री द्वारा लिए गए ऐसे निर्णय को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है। कथन ए। राज्यपाल केवल संघ सरकार का एजेंट नहीं है। कारण आर। राज्यपाल का पद संविधान द्वारा सृजित एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, यद्यपि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। राज्यपाल संविधान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सृजित संवैधानिक पद धारण करता है और वह विधिक दृष्टि से संघ सरकार का अधीनस्थ कर्मचारी या मात्र एजेंट नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किए जाने से इस पद का स्वतंत्र संवैधानिक स्वरूप समाप्त नहीं होता। राज्यपाल को पद से हटाने के संबंध में कौन सा कथन संवैधानिक रूप से सही है? राज्य विधानसभा 2/3 बहुमत से राज्यपाल को हटा सकती है। संसद राज्यपाल पर महाभियोग चला सकती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और संविधान उसे हटाने के लिए महाभियोग की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता। केवल सर्वोच्च न्यायालय राज्यपाल को हटा सकता है। सही उत्तर है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और संविधान उसे हटाने के लिए महाभियोग की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। भारत के राष्ट्रपति के विपरीत राज्यपाल को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। बी पी सिंगल बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापक रूप से क्या माना? राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले कभी नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत सिद्धांत पुनर्तः न्यायिक समीक्षा से बाहर है। राज्यपाल को कारण बताए बिना हटाया जा सकता है, किंतु इस शक्ति का प्रयोग मनमाने, संकीय या अनुचित ढंग से नहीं किया जा सकता। केवल संसद राज्यपाल को हटा सकती है। सही उत्तर है राज्यपाल को कारण बताए बिना हटाया जा सकता है, किंतु इस शक्ति का प्रयोग मनमाने, संकीय या अनुचित ढंग से नहीं किया जा सकता। बी पी सिंगल बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और सामान्यतः हटाने के कारण बताना आवश्यक नहीं है, फिर भी हटाने की शक्ति का प्रयोग मनमाने, संकीय या अनुचित तरीके से नहीं किया जा सकता और यह सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बहुमत के संबंध में राज्यपाल के व्यक्तिपरक आकलन के बजाय सदन में फ्लो टेस्ट सबसे स्पष्ट रूप से आवश्यक माना जाता है? इस विवाद की स्थिति में कि वर्तमान मंत्रिपरिषद को विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है या नहीं। महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य बजट की प्रस्तुति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। सही उत्तर है इस विवाद की स्थिति में कि वर्तमान मंत्रिपरिषद को विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है या नहीं। जब मंत्रिपरिषद के बहुमत पर वास्तविक संदेह उत्पन्न हो तो बहुमत निर्धारित करने का उचित संवैधानिक मंच सामान्यतः राज्यपाल का व्यक्तिपरक आकलन नहीं बल्कि विधानसभा का पटल होता है। राज्यपाल और राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है। अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा केवल राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही जारी की जा सकती है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्यथा प्राप्त आधार पर भी कार्रवाई की अनुमति देता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल एक और तीन, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 3। राज्यपाल की रिपोर्ट अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई का महत्वपूर्ण आधार है, किंतु संवैधानिक रूप से यह अनिवार्य नहीं है। अनुच्छेद 356 स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा कार्रवाई की अनुमति देता है। अतः कथन 1 और 3 सही हैं। अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को प्राप्त उन्मुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है?
राज्यपाल अपनी आधिकारिक शक्तियों के प्रयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पदस्थ राज्यपाल के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान किसी न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई भी आपराधिक कार्यवाही न तो शुरू की जाएगी और न जारी रखी जाएगी। पदस्थ राज्यपाल को दीवानी मामले में बिना किसी प्रतिबंध के गिरफ्तार किया जा सकता है। सही उत्तर है राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान किसी न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई भी आपराधिक कार्यवाही न तो शुरू की जाएगी और न जारी रखी जाएगी। अनुच्छेद 361 राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्रदान करता है, जिसमें आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी किए जाने तथा किसी न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी या कारावास से संरक्षण शामिल है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकारी कार्रवाई स्वयं न्यायिक समीक्षा से बाहर हो जाती है। राज्यपाल की विवेकाधीन भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री की नियुक्ति में विवेक की भूमिका हो सकती है। कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने में संवैधानिक विवेक की भूमिका हो सकती है, केवल इसलिए कि अनुच्छेद 154 कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित करता है। राज्यपाल प्रत्येक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से स्वतंत्र होकर कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। राज्यपाल सीमित और संवैधानिक रूप से मान्य परिस्थितियों में विवेक का प्रयोग कर सकता है, जिनमें त्रिशंकु विधानसभा से जुड़ी कुछ स्थितियां तथा विधेयकों को आरक्षित करना शामिल है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल को ऐसी सामान्य व्यक्तिगत कार्यपालिका शक्ति नहीं देता जो अनुच्छेद 163 की सहायता और सलाह के संसदीय सिद्धांत को निष्प्रभावी कर दे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद की शर्तें। अनुच्छेद 161 क्षमादान आदि प्रदान करने की शक्ति। अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। चारों युग्म सही सुमेलित हैं। अनुच्छेद 157 और 158 क्रमशः राज्यपाल की नियुक्ति की अर्हताओं और पद की शर्तों से संबंधित हैं। अनुच्छेद 161 क्षमादान शक्ति तथा अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।